सिल्विया ने ट्रांसमीटर पर ऑलिव हार्वर्ड से राब्ता कायम कर लिया। मेरी तवक्को के मुताबिक दूसरी तरफ ऑलिव हार्वर्ड ने खुद कॉल रिसीव की थी और ये इस बात की दलील थी कि वो बेहद परेशान था। ऑलिव हार्वर्ड की मुस्तरिब आवाज आई, तुम कहाँ से बात कर रही हो? मतला कैसा है? सिल्विया ने कहा, न्यूयॉर्क का मतला अबरालूद है जनाब। ये उनके दरमियान तयशुदा कोड था, जिसका मतलब था कि सिल्विया ने ये कॉल खुद से की है, किसी के दबाव के तहत नहीं की। वो बोली, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ। हार्वर्ड की गुर्राहट सुनाई दी। इस बात का क्या मतलब हुआ सिल्विया? वो बोली, वो बहुत मोहतात है जनाब, मुझे आंखों पर पट्टी बांध कर यहाँ लाया गया था। हार्वर्ड बोला, मैंने तुमसे कहा था कि अशद जरूरत के बगैर कॉल मत करना, इस वक्त तुम्हें कॉल करने की क्या जरूरत पड़ गई? सिल्विया बोली, लकी फरार हो गई है जनाब, और वो उसके फरार की वजह से बहुत परेशान है। मुझे पहले मौका नहीं मिला जनाब, वरना मैं पहले ही आपको मुत्तला कर देती। हार्वर्ड बोला, इस बात का क्या सबूत है कि लकी फरार हो गई है? मुमकिन है वो झूठ बोल रहा हो। सिल्विया बोली, वो बहुत परेशान है जनाब, उसकी परेशानी से अंदाजा होता है कि मामला बहुत अहम है। उसने लकी के बारे में मालूम करने के लिए अल्बर्ट पर तशद्दुद भी शुरू कर दिया है। हार्वर्ड ने कहा, ओह, लेकिन ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो अल्बर्ट पर तशद्दुद करने पर मजबूर हो गया? सिल्विया ने कहा, उसकी बातों से अंदाजा होता है कि लकी किसी ऐसी बात से वाकिफ हो गई है जो उसके इल्म में नहीं आनी चाहिए थी। हार्वर्ड ने कहा, वो बहुत चालाक है सिल्विया, मुमकिन है हकीकत कुछ और हो जिसे छुपाने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। सिल्विया ने कहा, मैं उसकी कैद में हूँ। अल्बर्ट और डैनियल भी उसके कब्जे से नहीं निकल सकते, अगर वो चाहे तो हमें खत्म भी कर सकता है। मैं नहीं समझती कि वो दिखावे के लिए कुछ कर रहा है। हार्वर्ड ने कहा, ओह, क्या डैनियल भी वही है? सिल्विया बोली, जी हाँ, डैनियल भी यही है, और उसने डैनियल पर भी लकी के सिलसिले में खासा दबाव डाला है। हार्वर्ड ने पूछा, क्या वो सिर्फ लकी के बारे में पूछगिछ कर रहा है या कुछ और भी मालूम करने की कोशिश कर रहा है? सिल्विया ने कहा, अभी तक तो उसने उन दोनों से उस एक बात के अलावा और कुछ नहीं पूछा। हर पूछगिछ के दौरान उसने मुझे अपने साथ ही रखा है। हार्वर्ड बोला, तब तो ये इम्कान है कि लकी वाकई किसी तरह उसकी गिरफ्त से निकलने में कामयाब हो गई है। सिल्विया बोली, मुझे कहना तो नहीं चाहिए जनाब, लेकिन लकी का राज अफशा करके आपसे गलती सरजद हुई है। उस वक्त तक वो लकी को अपना हमदर्द समझ रहा था। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मेरे लिए यही बहुत है कि लकी को कोई खतरा नहीं है, और ये फायदा क्या कम है कि तुम उस पर मुसल्लत हो। सिल्विया बोली, मुझे जो कुछ करना पड़ रहा है वो मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है जनाब। उसका एतमाद हासिल करने के लिए मुझे खुद अपने लोगों के खिलाफ काम करना पड़ रहा है। ऑलिव हार्वर्ड की चौंकी हुई आवाज आई, वो किस तरह? सिल्विया बोली, मेरी ही वजह से वो इमारत में दाखिल होने में कामयाब हुआ था। उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं गोश्त के जहरीले पार्चे कुत्तों को खिलाऊं। हार्वर्ड बोला, ओह, तो वो तुम थी। इस बात पर तो मेरी हारूत राबील से झड़प भी हो गई थी। मैंने उसे कुत्तों की कारकर्दगी पर ताना दिया था। सिल्विया बोली, ये हकीकत है जनाब कि वो कुत्ते किसी अजनबी के हाथों से कुछ नहीं खाते। अगर मैं न होती तो वो कभी इमारत में दाखिल नहीं हो सकता था। हार्वर्ड बोला, तुम्हें ये भी मालूम होगा कि डैनियल के अलावा वो तहसीब मैल्कम एक्स को भी यहाँ से निकाल ले गया है। सिल्विया बोली, जी हाँ जनाब, लेकिन उसने मुझे सिर्फ कुत्तों के लिए इस्तेमाल किया था। उसके बाद अपने साथी बर्ड के साथ मुझे वापस भेज दिया। हार्वर्ड बोला, उसके बावजूद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किस मकाम पर हो? वो बोली, मुझे इलाके का नाम तक मालूम नहीं है जनाब। बर्ड ने भी मेरी आंखों पर रुमाल बांध दिया था। हार्वर्ड बोला, इसका मतलब है कि वो तुम्हारी तरफ से मशकूक है सिल्विया। तुम्हें कॉल करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। सिल्विया बोली, मैं यहाँ कैद नहीं हूँ जनाब, इमारत में आज़ादी से घूम फिर सकती हूँ, और कॉल मैंने बहुत देखभाल कर की है। रात भर जागने के बाद सब लोग अभी तक सोए हुए हैं। मैंने तो ये सोचकर कॉल की है कि शायद ये इत्तला आपके लिए अहम हो, लेकिन आपके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मुझसे गलती सरजद हो गई है। हार्वर्ड बोला, ये बात नहीं है सिल्विया, तुम्हारी दी हुई इत्तला बहुत अहम है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी डैनियल की रिहाई है। तुम तो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकोगी। सिल्विया बोली, मैं मिस्टर डैनियल की अहमियत से वाकिफ हूँ जनाब, और इस बात से खौफजदा भी हूँ कि कहीं वो मिस्टर डैनियल की हकीकत से बाखबर न हो जाए। अगर उसे मालूम हो जाए कि मिस्टर डैनियल कितने कारामद आदमी हैं तो उन पर तशद्दुद की इंतहा करके अंकल के बहुत से अहम राज उगलवा लेगा, जो मुझे किसी सूरत भी गवारा नहीं है। हार्वर्ड बोला, शाबाश सिल्विया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने हारूत राबील के हिफाजती निज़ाम पर एतमाद कर लिया था। ताहम अब मैंने सिक्योरिटी के इंतजामात अपने हाथ में ले लिए हैं। अब कोई इमारत में दाखिल नहीं हो सकेगा, लेकिन इस वक्त सबसे अहम मसला ये है कि डैनियल को उसकी दस्तबुर्द से महफूज रखना है। सिल्विया ने कहा, मैं समझती हूँ जनाब, और इस वजह से खुद भी बेहद तशवीश में मुब्तला हूँ। मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी कि किसी तरह उन दोनों के काम आ सकूं। हार्वर्ड की आवाज आई, इस कोशिश के नतीजे में तुम खुद भी खतरे में पड़ सकती हो। सिल्विया बोली, वो तो मैं उसी वक्त पड़ गई थी जनाब जब इस काम के लिए मेरा चुनाव किया गया था। मुझे किसी खतरे की परवाह नहीं है। मेरी कोशिश बहरहाल यही होगी कि वो दोनों यहाँ से निकल जाएं और मुझ पर शुबा न किया जा सके। हार्वर्ड बोला, मुझे तुम पर फख्र है सिल्विया, तुम साबित कर रही हो कि मैंने इस काम के लिए तुम्हारा इंतखाब करके गलती नहीं की है। सिल्विया ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया।
मगर जब वो बोली तो उसके लहजे से किसी किस्म की नागवारी जाहिर नहीं हो रही थी। बोली, अगर मैं अपनी जान देकर भी अंकल राबील के किसी काम आ सकूं तो इसे मैं अपनी खुशनसीबी तसव्वुर करूंगी। हावर्ड बोला, एक बात और सुन लो, अगर तुम महसूस करो कि डैनियल को रिहा कराना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है तो इंतजार करना। अगर वो उस पर तशद्दुद शुरू करे तो मौका देखकर डैनियल को ठिकाने लगा देना। ऑलिव हावर्ड की इस बात ने सिल्विया को सर से पैर तक हिला दिया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह काम मुझसे नहीं हो सकेगा। हावर्ड बोला, अपने अंकल राबील को बचाने के लिए तुम्हें कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी सिल्विया। अगर वो डैनियल की जबान खुलवाने में कामयाब हो गया तो याद रखो तुम्हारे अंकल तबाह हो जाएंगे। सिल्विया बोली, वो तो ठीक है जनाब, मगर मेरे पास ना तो कोई हथियार है और ना ही कोई जहर मयसर है, फिर मैं उसे कैसे खत्म कर सकूंगी। हावर्ड बोला, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी सिल्विया, बस ब्लेड के एक टुकड़े से काम हो जाएगा, उसकी शहरक काट देना, बकिया काम खुद ही हो जाएगा। सिल्विया बोली, क्या अपने आदमी को मारने की बनिस्बत ये बेहतर नहीं रहेगा कि मैं अली जार खान को ही ठिकाने लगा दूं? हावर्ड बोला, ऐसी हिमाकत करने की कोशिश हरगिज मत करना, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी आवाज में तंबीह थी। सिल्विया बोली, मैं उससे बहुत करीब हूँ जनाब, मुमकिन है मुझे कोई ऐसा मौका मिल ही जाए जब मैं उस पर कारी वार कर सकूं। हावर्ड बोला, तुम उसे मुझसे ज्यादा नहीं जान सकती, वो किसी की तरफ से भी मुतमईन होने वाला आदमी नहीं है। तुम बिलावजह अपनी जान से जाओगी और इस वक्त मेरी बिसात पर सबसे अहम मोहरा तुम ही हो। सिल्विया बोली, मुझे इतनी अहमियत मत दीजिए, मैं अपनी हकीकत से बखूबी वाकिफ हूँ। हावर्ड बोला, इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि उसकी नक्लो हरकत से बाखबर रहूं और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। सिल्विया बोली, मैं कोशिश करूंगी जनाब कि आपकी हिदायत पर कारबंद रहूं। ऑलिव हावर्ड ने अपनी हिदायत एक बार फिर दोहराने के बाद सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ट्रांसमीटर ऑफ करने के बाद सिल्विया ने मुझसे पूछा, मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही? मैंने जवाबी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बहुत शानदार। अब तुम सो जाओ, तुम्हारे हिस्से का बकिया काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैंने बड और पीटर को भी सोने की इजाजत दे दी। वो रात भर के जागे हुए थे, इसलिए उन्होंने कोई तारुज नहीं किया। फिर तहजीब पर एक नजर डालता हुआ पीटर के बंगले से निकल आया। तहजीब बेखबर सो रही थी और उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान बिखरा हुआ था। डैनियल की तरफ से भी मुझे इत्मीनान था कि वो फरार नहीं हो सकेगा और एल्बर्ट के लिए भी मैंने हिदायत कर दी थी कि उस पर वक्फे वक्फे से तशद्दुद का सिलसिला जारी रखा जाए। मेरा रुख शाम के काउंसलेट की तरफ था। काउंसिल से मिलने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। उसने फौरन ही मुझे अपने ऑफिस में बुलवा लिया। मुझे बिठाते हुए खुश अखलाकी से कहा, आपको दोबारा अपने ऑफिस में देखकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है आपने मिस्टर पार्किंसन से मुतालिक अपनी राय तब्दील कर ली होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, गलत फहमियां दूर होने के लिए ही होती हैं, ताहम इस वक्त मैं एक जाती काम के लिए आपके पास आया हूँ। वो बोला, मेरी खुशकिस्मती कि आपको मुझसे कोई काम पड़ा। मैंने कहा, मुझे एक तारुफी खत इनायत कर दीजिए जिसमें आप जाती तौर पर तस्दीक करें कि मैं अली यार खान हूँ और डैनियल ग्राहम नामी शख्स के मेकअप में हूँ। उसने मुझे टटोलने वाली नजरों से देखते हुए कहा, खैरियत तो है? मैंने कहा, मैं डैनियल ग्राहम के मेकअप में शाम जाऊंगा। वहां अपनी शख्सियत जाहिर किए बगैर मैं आला हुकाम तक रसाई हासिल नहीं कर सकूंगा। आपके खत के जरिए मेरा काम आसान हो जाएगा। वो बोला, मैं आपको खत दिए देता हूँ, लेकिन अगर कोई हर्ज ना हो तो ये भी बता दें कि आप किस मिशन पर काम कर रहे हैं। मैंने कहा, मिस्टर पार्किंसन की दवासाज फैक्ट्री मेरा टारगेट है। मैंने कुछ ठोस सबूत हासिल कर लिए हैं जिन्हें कबल अज वक्त जाहिर करने से खेल बिगड़ने का अंदेशा है, लेकिन खुदारा आप अपने रवैये से कोई गैर मामूली बात जाहिर न होने दीजिएगा, वरना मुझे फिर उन लोगों को घेरने के लिए मालूम नहीं क्या क्या जतन करने पड़े। काउंसलेट ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मुझे दीवाना समझा हो, ताहम उसने मुझे तारुफी खत दे दिया। उसके ऑफिस से निकलकर मैं बाजार गया, जहां से मैंने मास्क तैयार करने के लिए जरूरी सामान खरीदा और फिर पीटर के बंगले पर वापस आ गया। मास्क तैयार करने का सामान मैंने बट के कमरे में छोड़ा ताकि वो उठने के बाद मास्क तैयार करना शुरू कर दे और मैं खुद अपने बेडरूम में पहुंच गया। तहजीब जाग रही थी और उसकी हालत खासी बेहतर दिखाई दे रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। उसने पूछा, रात तुम कहाँ सोए थे? मैंने एक सर्द आह भर कर कहा, सोया कहाँ था, अब सोने का इरादा है। जागते जागते आंखें जलने लगी हैं। तहजीब ने तशवीश से कहा, तब तो तुम फौरन सो जाओ। तुम्हारे साथ मुश्किल ये है कि तुम काम में उलझते हो तो आराम की तरफ से बेनियाज हो जाते हो। तुम्हें अपनी ये आदत तब्दील करनी चाहिए। मैंने बेड पर लेटते हुए बड़े खुलूस से कहा, अब तब्दील कर लूंगा, और अपनी आंखें मूंद ली। नींद की मेहरबान देवी ने मुझे फौरन ही अपनी आगोश में ले लिया। शाम 4 बजे के करीब मेरी आंख खुली। भरपूर नींद लेने के बाद मैं असर 9 चाको चौबंद हो गया था। रही सही कसर नहाकर पूरी हो गई। तहजीब बेडरूम में मौजूद नहीं थी। वो मुझे कमरा नशिस्त में मिली, जहां उसके साथ सिल्विया और पीटर भी मौजूद थे। मैंने सिल्विया से कहा, तुम तो कह रही थी कि तहजीब की हालत बहुत खराब है। सिल्विया बोली, मैं क्या कह रही थी, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा था, और अब भी कह रही हूँ कि उन्हें पूरी तरह फिट होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। इस वक्त तो खैर दवाओं ने उन्हें सहारा दे रखा है। मैंने पूछा, बड नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? पीटर ने कहा, वो बेडरूम में ही है, तुम्हारे लिए मास्क तैयार कर रहा है। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और बैठ गया। पूछा, और डैनियल का क्या हाल है?
पीटर बोला, तुम्हारी हिदायत के मुताबिक उसे बेडरूम में ही रखा गया है। कुछ देर पहले मैं उसके कमरे में गया था तो वो लियोनार्डो को पूछ रहा था। मैंने उसे कहा कि उन्हें अचानक एक जरूरी काम से न्यूयॉर्क से बाहर जाना पड़ गया है और कल शाम से कबल उनकी वापसी नहीं हो सकेगी। मैंने उन लोगों के साथ चाय पी और फिर बेडरूम में बट के पास पहुंच गया। वो मास्क तैयार कर रहा था। मैं भी उसके साथ शामिल हो गया। मास्क तैयार करना बड़ी महारत का काम था। बट की मदद से मैंने 6 घंटे मुसलसल काम करके मास्क तैयार कर लिया। मास्क मुकम्मल करने के बाद मैंने उसे अपने चेहरे पर फिट किया और बट के साथ बेडरूम से बाहर आ गया। सिल्विया, तहजीब और पीटर खाने के लिए ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे थे। मुझे देखकर पीटर उछल पड़ा और उसने फौरन अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। वो गुर्राया, तुम बेडरूम से बाहर किस तरह निकले? लेकिन फिर उसकी नजर बट पर पड़ी जो बड़े सुकून से खड़ा था। पीटर बोला, ये क्या माजरा है मिस्टर बट? क्या आप इसे निकल जाने देंगे? बट की बजाय मैंने जवाब दिया, हाँ। मैं डैनियल की आवाज में बोला था। कहा, मिस्टर एली ने मुझे जाने की इजाजत दे दी है। पीटर गुमगू की कैफियत में मुब्तला था और बट ने जल्दी से कहा, मिस्टर डैनियल ठीक कह रहे हैं, चीफ ने इन्हें रिहा कर दिया है। सिल्विया के चेहरे पर परेशानी बिखर गई थी मगर तहजीब के होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने पीटर से मुखातिब होकर कहा, अली कमाल का मेकअप करते हैं। पीटर ने हैरत से कहा, मेकअप? यकीन नहीं आता कि ये डैनियल नहीं है। मैंने मास्क उतारते हुए कहा, तो अब यकीन कर लो। पीटर के साथ साथ सिल्विया की आंखें भी हैरत से फैल गईं। बोली, मुझे यकीन है कि इस मेकअप में इन्हें अंकल राबील भी नहीं पहचान सकेंगे। मैंने कहा, चलो अब खाना खाएं। सुबह से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया है। खाने के दौरान मैंने बट और तहजीब को जरूरी हिदायत दी, जिनमें बट के लिए यह हिदायत भी शामिल थी कि वो डैनियल के नाम ऑस्ट्रेलिया से एक टेलीग्राम भिजवाने का बंदोबस्त करे। और बट ने कहा था कि उसके लिए ये कोई मसला नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक ये काम कर देगा। खाने के बाद मैं तहजीब के साथ बेडरूम में आ गया। तहजीब के जिस्म के जख्म मुंतमिल होना शुरू हो गए थे, ताहम मुकम्मल सेहतयाबी में कुछ न कुछ वक्त जरूर लगता। बेडरूम में आकर मैंने तहजीब से ऑलिव हावर्ड को फोन करने को कहा और मेरी हिदायत के मुताबिक उसने ऑलिव हावर्ड को फोन किया। फोन नंबर डैनियल से हासिल किए गए थे और मैंने उससे ये भी मालूम कर लिया था कि वहाँ ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है जिसके जरिए कॉल ट्रेस की जा सके। दूसरी तरफ से फोन किसी और ने उठाया था। तहजीब ने उससे ऑलिव हावर्ड को बुलाने के लिए कहा, जिस पर जवाब मिला कि वहाँ इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। तहजीब ने दांत पीस कर कहा, मैं लकी हावर्ड की बात कर रही हूँ गधे, क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचान रहे? फौरन डैडी को बुला, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर 1 मिनट से भी कम अरसे में ऑलिव हावर्ड लाइन पर आ गया। मैं तहजीब के सर से सर जोड़े रिसीवर के ईयरपीस से कान लगाए खड़ा था ताकि दूसरी तरफ से की जाने वाली हर बात अपने कानों से सुन सकूं। ऑलिव हावर्ड की मोहतात आवाज सुनाई थी। हेलो, कौन बात कर रहा है? तहजीब ने घबराए हुए लहजे में लकी की आवाज की नकल उतारते हुए कहा, मैं लकी बात कर रही हूँ डैडी, मैं वॉशिंगटन से बात कर रही हूँ। फॉर्मूलों का कुछ सुराग मिल गया है और मैं एक शख्स के ताक़ुब में हूँ, दोबारा फोन करके तफसील से बताऊंगी। ऑलिव हावर्ड ने सख्त लहजे में कहा, मुझे अभी तफसील से बताओ, तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? तहजीब ने कहा, ओह वो निकल जाएगा डैडी, घबराइएगा मत, मैं फिर फोन करूंगी, खुदा हाफिज। तहजीब ने जवाब सुने बगैर रिसीवर रख दिया। मैंने कहा, तुम्हारी वजह से बड़ी आसानी हो गई, वरना ये काम जो तुमने किया है नामुमकिन ही था, मगर अब तुम कह रही हो कि मुझसे अलहदा रह कर काम करोगी। तहजीब बोली, हाँ अली ये जरूरी है, लेकिन मैं अपनी सरगर्मियों से जनरल टेरिस को बाखबर रखूंगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत महसूस हो उसे इत्तला कर देना, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी तहजीब, मैं अपना प्रोग्राम तुम्हें बता ही चुकी हूँ, उसमें किसी और की गुंजाइश वैसे भी नहीं निकलती। तहजीब बोली, हमें अब अलहदा रह कर ही काम करना होगा अली, ताकि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुख्तलिफ समतों में काम कर सकें। हमारी मुस्तकिल यकजाई वैसे भी फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ मशरूत थी। मैंने कहा, ठीक है तहजीब, हम दोनों उस वक्त का इंतज़ार करेंगे। अब मैं 2 घंटे के लिए सोना चाहता हूँ ताकि डैनियल के रूप में यहाँ से फरार होते वक्त पूरी तरह ताज़ा दम रहूँ। मैं सो गया और तहजीब जागती रही। उसने ठीक 2 घंटे के बाद मुझे उठा दिया। मैंने डैनियल का मास्क अपने चेहरे पर फिट किया और हरकत में आ गया। मैंने सिल्विया को पहले ही सब कुछ समझा दिया था। पीटर और उसके आदमी भी होने वाले ड्रामे के लिए पूरी तरह तैयार थे। डैनियल के मेकअप में मैं सिल्विया के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ जहां एल्बर्ट बंद था। वो गशी की कैफियत में था। उसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और ऊपरी बरहना जिस्म पर नील ही नील दिखाई दे रहे थे। उसके हलक से कराहें खारिज हो रही थीं। मैं उसे झंझोड़ कर बड़ी मुश्किल से होश में लाया। मैंने कहा, उठो एल्बर्ट, सिल्विया ने हमारी रिहाई का बंदोबस्त कर दिया है, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। एल्बर्ट बौखलाए हुए अंदाज में उठ बैठा। उसका जहन पूरी तरह काम नहीं कर रहा था, इसलिए बात उसकी समझ में जरा मुश्किल से आई। लेकिन जब बात समझ में आ गई तो वो लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके बंधे हुए हाथ मैं पहले ही खोल चुका था। मैंने उसे सहारा देकर कमरे से बाहर निकाला जहां राहदारी में मुसल्ला मुहाफिज दीवार से टेक लगाए सो रहा था। एल्बर्ट उसकी तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ा, मगर मैंने उसे सख्ती से रोक दिया। फिर सिल्विया की रहनुमाई में मैं डैनियल की कार तक आया, जिसके इग्निशन में कार की चाबियां झूल रही थी।
एल्बर्ट को कार में बिठाकर मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सिल्विया ने जाकर गेट खोला। गेट पर मौजूद मुहाफिज गेट के साथ बने कैबिन में ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे। मैंने एल्बर्ट से कहा, तुम्हारा ऊपरी जिस्म बरहना है एल्बर्ट, और तुम जख्मी भी हो। अगर तुम अकबी नशिस्त पर लेट जाओ तो बेहतर है, वरना किसी ने देख लिया तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। एल्बर्ट ने बेचूचरा मेरे कहने पर अमल किया। उसे लिटाने से मेरा मकसद ये था कि वो पीटर के बंगले का महल वकू न समझ पाए। उसके बावजूद मैंने मरकजी सड़क पर निकलने के लिए खासा पेचीदा रास्ता इख्तियार किया। मैंने सिल्विया को हिदायत कर दी थी कि हमारे निकलने के बाद ऑलिव हावर्ड को हमारे फरार से मुत्तला कर दे, ताकि वो हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार रहे। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक इमारत के गेट पर मुसल्ला अफराद हमारा इंतजार कर रहे थे। गेट के बाहर कार रोकते ही वो तेजी से कार की तरफ झपटे और उन्होंने कार के अंदर झांक कर देखा। मैंने गुर्रा कर कहा, देख क्या रहे हो, गेट खोलो, एल्बर्ट जख्मी है और उसे तिब्बी इमदाद की जरूरत है। उन्होंने गेट खोल दिया और मैंने कार इमारत के कंपाउंड में दाखिल कर दी। सबसे बड़ा खतरा मुझे कुत्तों की तरफ से था। उन्हें मेकअप के जरिए धोखा नहीं दिया जा सकता था। कंपाउंड में कुत्ते न देखकर मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। इमारत के दरवाजे पर ऑलिव हावर्ड और हारूत राबील दोनों ही मौजूद थे। एल्बर्ट को स्ट्रेचर पर अंदर भिजवाने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। ऑलिव हावर्ड ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि उसके कब्जे से सही सलामत निकल आए हो। मैंने कहा, मेरी खुशकिस्मती से ज्यादा इसमें आपकी प्लानिंग का दखल था। फिर दफतन चौंक कर कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वो इमारत में दाखिल किस तरह हो सका। क्या कल कुत्ते नहीं थे? मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। कहा, आज भी कुत्ते नजर नहीं आ रहे। ये तो बड़ी गैर मुनासिब बात है। हारूत राबील ने कहा, आओ अंदर चलकर बात करें। और हम इमारत की पहली मंजिल पर उसी कमरे में आ गए जहां उस इमारत में पहली बार उन दोनों से मेरी मुलाकात हुई थी। ऑलिव हावर्ड ने कमरे में बैठने के बाद कहा, जानवरों को धोखा दिया जा सकता है, इसलिए उनकी छुट्टी कर दी गई है। फिर मेरे मजीद इस्तिफसार पर उसने मुझे बताया कि इमारत में दाखिल होना किस तरह मुमकिन हो सका। मैंने ऑलिव हावर्ड से पूछा, अब उससे इंतकाम लेने के लिए आपने क्या मंसूबा बनाया है? बोला, अब हम उससे उलझने की हिमाकत नहीं करेंगे, हमें शाम जाकर फैक्ट्री के मामलात भी देखने हैं। उसने मुझे लकी की खैरियत से भी मुत्तला किया, जिस पर मैंने मुसर्रत का इजहार किया। दोनों में से किसी एक को भी मुझ पर शुबा नहीं हो सका था। फिर ऑलिव हावर्ड ने अचानक ही सवाल किया, तुम उस इमारत तक दोबारा पहुंच सकते हो जहां से फरार हुए हो? मैंने कहा, मुझे इतना होश ही नहीं था जनाब के रास्तों का ख्याल रख सकता। मेरे हाथ पांव फूले हुए थे और मुझे यही धड़का लगा हुआ था कि किसी भी लम्हे मेरे फरार का राज खुल जाएगा। मैंने अंधाधुंध ड्राइविंग की जनाब, और सड़क से ज्यादा मेरी निगाहें अकबनुमा पर लगी रहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी भी लम्हे मेरा ताक़ुब शुरू हो जाएगा। मुझे तो ये भी याद नहीं कि किन रास्तों से गुजर कर शहर से बाहर निकला था। हारूत राबील ने मलामत आमेज लहजे में कहा, तुमसे ये तवक्को नहीं थी, आदमी को अपने हवास में रहना चाहिए। ऑलिव हावर्ड बोला, ऐसे मौके पर बाज़ औक़ात फील्ड वर्कर्स तक अपने औसान बहाल नहीं रख पाते। यही बहुत है कि डैनियल बच गया, वरना अगर वो उसकी जबान खुलवा लेता तो हम बड़े खतरे में घिर जाते। मैंने कहा, वो तो लकी हावर्ड के सिवा कुछ और पूछ ही नहीं रहा था। जनाब, क्या वो भी बच निकलने में कामयाब हो गई है? हावर्ड बोला, हाँ डैनियल। चंद लम्हे कबल उसने मुझे वाशिंगटन से कॉल की थी। उसके हाथ कुछ सुराग लग गया है और वो उस पर काम कर रही है। मैंने पुरमुसरत अंदाज में कहा, शुक्र है जनाब, ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हावर्ड बोला, लेकिन वो इंतहाई अहमक है, उसने मुझे तफसील नहीं बताई। वो अपने तौर पर काम करना चाहती है, कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। मैंने कहा, उन्हें अपनी कामयाबी का यकीन होगा जनाब, वरना वो आपसे जरूर मदद तलब करती। और सबसे बढ़कर खुशी की बात तो ये है कि अली को कदम कदम पर हसीमत उठानी पड़ रही है। ऑलिव हावर्ड ने कहा, अब हम उसे धोखे में रख कर शाम चले जाएंगे तो फिर वो हमारा सुराग कभी नहीं लगा सकेगा। मैंने एक जोरदार जमाई ली। कहा, जी हाँ जनाब, मेरे ख्याल में भी बेहतर यही है कि अब हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। हारूत राबील ने कहा, तुम्हें नींद आ रही होगी डैनियल, तुम आराम करो, हम भी अब सोएंगे। उनसे रुखसत होकर मैं निचली मंजिल पर वाक़े डैनियल के कमरे में आ गया। फौरी तौर पर सरगर्म हो जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं इत्मीनान से लेट कर सो गया।